इंडिया, जो अपनी रंग बिरंगी डिवर्सिटी के लिए मशहूर है, उसे हमेशा से अपनी डेमोक्रेटिक परंपरा पर गर्व रहा है, जो जोश भरी और कभी कभी थोड़ी शोर शराबे वाली पॉलिटिकल बातचीत पर टिकी थी। ये परंपरा इस उम्मीद पर बनी थी कि पॉलिटिकल लीडर्स सोच समझकर बहस करेंगे, पॉलिसी को बारीकी से समझेंगे और देश के फ्यूचर के लिए अलग अलग सोच सामने रखेंगे। हमारे संसद जैसे सदनों में होने वाली जानदार बहसें और पब्लिक मंचों पर जोशीले भाषण कभी एक मैच्योर और डेवलप हो रही पॉलिटिकल व्यवस्था की पहचान माने जाते थे। विचारों का ये लेन देन सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं किया जाता था, बल्कि इसे दिल से पसंद किया जाता था, एक बुनियादी ताकत के तौर पर, जिससे पता चलता था कि हम खुद के बारे में सोच सकते हैं और सबकी भागीदारी वाली सरकार चलाने को लेकर सीरियस हैं। असल में ये हमारे डेमोक्रेटिक तजुर्बे की जान था, जो पब्लिक की राय को बनाता था और देश के डेवलपमेंट की दिशा तय करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही अफसोसनाक बदलाव आया है, जिससे पॉलिटिकल मेलजोल के उन पुराने स्टैंडर्ड्स में साफ गिरावट दिख रही है। हम बढ़ती चिंता के साथ देख रहे हैं कि पॉलिसी और गवर्नेंस पर होने वाली सीरियस बहसें अब ज्यादातर पर्सनल हमलों की जगह ले रही हैं और बेमतलब की गाली गलौज का इस्तेमाल हो रहा है। ये बुरा बदलाव दिखाता है कि हम सिद्धांतों वाले विरोध से पीछे हट रहे हैं, जो कामों और विचारधाराओं की जांच करता है, और अब पर्सनल दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें गलत इरादे से लोगों को निशाना बनाया जाता है। अफसोस की बात है कि ध्यान आर्गुमेंट की खूबी से हटकर बहस करने वाले की कमियों पर चला जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पब्लिक लाइफ की क्वालिटी गिराती है और वोटर्स की इस जायज उम्मीद को धोखा देती है कि देश की जरूरी मुश्किलों पर सोच समझकर बात हो। कड़वाहट की तरफ ये झुकाव पूरे पॉलिटिकल माहौल को खराब कर देता है, पब्लिक लाइफ में दुश्मनी और गहरे अविश्वास का झर घोल देता है। ऐसा माहौल अच्छी बातचीत को, जो एक अच्छे डेमोक्रेसी के काम करने के लिए बहुत जरूरी है, लगभग नामुमकिन बना देता है। अलग अलग नजरियों के लिए, अलग सोच पर ध्यान से विचार करने के लिए जगह बहुत तेजी से कम हो जाती है, जब माहौल में सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बातें हों। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जो पहले से ही दुनिया भर में एक चिंता की बात है, ऐसे हालात में और भी गहरा हो जाता है, जिससे आम सहमति बनाना, जो किसी भी सरकार या ऑपोजिशन के लिए बहुत जरूरी प्रोसेस है, एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है और देश के जरूरी मुद्दे बिना सुलझे रह जाते हैं और समाज में बंटवारा कम नहीं होता। नतीजा ये होता है कि कैप टू एस हमारे देश के सामने जो सीरियस सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान से सोचने और मिलकर हल निकालने की जरूरत है, वो अक्सर सेंसेशनलिज्म की लगातार बौछार और जानबूझकर पैदा किए गए गुस्से के नीचे दब जाते हैं। इकोनॉमिक बराबरी से लेकर एनवायरनमेंट को बचाने जैसे मुश्किल चैलेंजेस सिर्फ आसान जुमलों और लच्छेदार बातों तक सिमट कर रह जाते हैं, जो असल में प्रॉब्लम सुलझाने के किसी काम के नहीं होते। मीडिया ज्यादा व्यूअरशिप और एंगेजमेंट पाने की लगातार कोशिश में अक्सर इन ऊपरी बातों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिससे कहानी से मुद्दों से और भी भटक जाती है। ये बुरा चक्कर आखिरकार लोगों की समझ और जरूरी बातों में उनकी भागीदारी को कम कर देता है, जो देश के लिए बहुत जरूरी है, जिससे लोग ठीक से इन्फॉर्मेड नहीं हो पाते और पॉलिटिकल बातचीत बेजान हो जाती है। इस बिगड़ती पॉलिटिकल बातचीत का एक खास तौर पर चिंताजनक पहलू है कम्युनल और बांटने वाले बयानों का तेजी से बढ़ना, जो अलग अलग पॉलिटिकल खेमों से आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिशियंस ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका मकसद समाज को धर्म, जाति या इलाके की पहचान के नाम पर बांटना है। ये अक्सर एक सोची समझी मतलबी चाल होती है, जिसका मकसद कुछ खास वोट बैंक्स को पक्का करना होता है, और इसमें देश की एकता पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, इसकी जरा भी परवाह नहीं की जाती। ऐसी भाषा एक झंग की तरह काम करती है इंडिया के नाजुक, अनेकता में एकता वाले सामाजिक ताने बाने पर। एक ऐसा देश जिसकी ताकत हमेशा अनेकता में एकता रही है, ये समुदायों के बीच झगड़े, शक और अविश्वास के बीज बोती है और इस तरह देश को एक करने के बड़े काम में रुकावट डालती है। इस ट्रेंड का बुरा असर हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे के मजबूत खंभों तक पहुंचता है, खासकर हमारे माने हुए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर। पार्लियामेंट, जिसे गंभीर बहस के लिए एक पवित्र जगह माना जाता था और जहां कानून बनते हैं, वहां अब अक्सर हंगामा, गलत भाषा का इस्तेमाल और ऐसा माहौल देखने को मिलता है जो सीरियस काम के लायक नहीं होता।
यहाँ तक कि जुडिशरी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में ऑफिशियल्स और दूसरों के गैर जिम्मेदाराना बयानों के बारे में कहा था, जिनसे फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे सेंसिटिव मामलों में मुश्किलें पैदा हुई। ये सब मिलकर इन जरूरी इंस्टीट्यूशंस की पवित्रता, ताकत और काम करने की क्षमता को कमजोर करते हैं, जो एक हेल्थी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये सच है कि बोलने और अपनी बात रखने की आजादी किसी भी डेमोक्रेटिक समाज की नींव है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अधिकार बिना किसी रोक टोक या अनलिमिटेड नहीं है। इसके साथ हमेशा एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये एक बोझ है जो उन लोगों पर और भी ज्यादा होता है जो पब्लिक ऑफिस में हैं और जिनका काफी असर होता है। ऐसे बयान जो जानबूझकर नफरत फैलाते हैं, किसी खास समुदाय को नीचा दिखाते हैं या ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाते हैं, वो असल में भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है और सेक्युलरिज्म और बराबरी के उसके वादे के। वो बारी लेकिन बहुत जरूरी लाइन जो जोरदार जायज आलोचना को गैर जिम्मेदाराना नुकसान पहुंचाने वाला बदलाव से करती है, उसे चिंताजनक रूप से ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिकल माहौल में हम लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा खराब भाषा का इस्तेमाल और पॉलिटिकल लीडर्स का छोटी ये सब उनके पॉलिटिकल पदों की इज्जत को जरूर कम करता है। मिसाल के तौर पर एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की इज्जत को कम करने के इल्जाम और जवाबी इल्जाम जो फरवरी 2025 में दिल्ली के पॉलिटिकल मंच पर देखने को मिले, वो इस अफसोसनाक चीज का एक साफ उदाहरण है। जब लीडर्स जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो समझदारी दिखाएंगे और पब्लिक में अच्छा बर्ताव करेंगे, ऐसा बर्ताव करते हैं तो जिन इंस्टीट्यूशंस का काम करते हैं उनको भी पब्लिक को रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, जिससे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर होता है और पब्लिक का भरोसा टूटता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, अब एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप के आने और फैलने से हमारी पॉलिटिकल बातचीत में एक नया ताकतवर मोड़ आया है। ये अक्सर एक जोरदार डिजिटल मेगाफोन की तरह काम करते हैं, जिससे गाली गलौज वाली भाषा, गलत इंफॉर्मेशन और तीखे पर्सनल हमले तेजी से और दूर दूर तक फैलते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की बेमिसाल स्पीड और पहुंच का मतलब है कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना या भड़काऊ बयान मिनटों में वायरल हो सकता है और अक्सर ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। यह अक्सर तब होता है जब तक कोई सुधार, सफाई या फैक्ट चेक ठीक से सामने आ पाए, उससे बहुत पहले, जिससे काफी और कभी-कभी ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लोगों की इज्जत को और समाज के भाईचारे को। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एंगेजमेंट बढ़ाने वाले एल्गोरिथम्स पर चलते हैं, अक्सर अनजाने में इको चेंबर्स और फिल्टर बबल्स बनाने में मदद करते हैं। इन बंद ऑनलाइन जगहों में यूजर्स को ज्यादातर वही इंफॉर्मेशन और विचार मिलते हैं जो उनके पहले से बने हुए ख्यालों और विश्वासों को और पक्का करते हैं, जिससे वो भड़काऊ बातों के असर में आसानी से आ जाते हैं और सोच समझकर दिए गए दूसरे नजरियों को कम अपनाते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली गुमनामी या नकली नाम इस्तेमाल करने की छूट लोगों को और ज्यादा हिम्मत दे सकती है कि वो ज्यादा कठोर, गाली गलौज वाली और खुलेआम अग्रेसिव भाषा इस्तेमाल करें, जितनी वो आमने सामने की बातचीत में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इस तरह ऑनलाइन पॉलिटिकल बातचीत के बढ़ते, जहरीले और बंटे हुए माहौल में और ज्यादा योगदान देती है। इस डिजिटल रूप से बढ़ी हुई बातचीत में एक खास तौर पर नुकसानदेह और फैली हुई प्रॉब्लम है औरतों के प्रति असंवेदनशील और खुलेआम औरतों से नफरत करने वाले हमलों का चिंताजनक रूप से बार बार होना, जो महिला पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट्स और पब्लिक फिगर्स पर होते हैं। अफसोस की बात है कि ये हमले अक्सर उनके पॉलिटिकल विचारों या काम करने की काबिलियत की जायज आलोचना से आगे बढ़ जाते हैं और इसके बजाय जहरीले इरादे से उनके दिखने, पर्सनल जिंदगी, उनके कैरेक्टर में बताई जाने वाली कमियों या सिर्फ उनके औरत होने पर फोकस करते हैं। इससे एक बहुत ज्यादा दुश्मनी भरा माहौल बनता है, जो न सिर्फ काबिल औरतों को पॉलिटिक्स के मुश्किल मैदान में आने या टिके रहने से रोकता है, बल्कि चोरी छिपे पूरे समाज में औरतों के प्रति बेइज्जती और भेदभाव वाले रवैये को आम बना देता है और नई पीढ़ियों के लिए एक बहुत बुरा उदाहरण पेश करता है। इस डिजिटल रूप से बढ़ी हुई नेगेटिविटी का मिलाजुला और नुकसान पहुंचाने वाला असर, इको चेंबर्स का मजबूत होना और औरतों पर होने वाले भद्दे कमेंट्स का आम होना
इन सब से मिलकर एक ऐसा बेहद दुश्मनी भरा और बेकार पॉलिटिकल माहौल बनता है जिसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा माहौल सोच समझकर बात करने वाले, सिद्धांतों वाले लोगों को पब्लिक में बात करने से रोकता है। गैप 2S, क्योंकि उन्हें पर्सनल हमलों और ऑनलाइन हरासमेंट का डर रहता है जो होकर ही रहेगा। ये पॉलिटिशियंस के लिए भी, यहाँ तक कि अच्छे इरादे वालों के लिए भी बहुत मुश्किल बना देता है कि वो अच्छी बातचीत कर सकें, पार्टियों से हटकर जरूरी सहयोग कर सकें या पॉलिसी पर बारीक बहस कर सकें। मेन फोकस खतरनाक तरीके से सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने जैसे जरूरी कामों से हटकर लगातार चलने वाले झगड़े, गुस्से और पॉलिटिकल दिखावे पर चला जाता है। हमारी पॉलिटिकल बातचीत में इस चिंताजनक गिरावट को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है कि रेगुलेटरी निगरानी को मजबूत किया जाए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस करते हैं। कमीशन को ज्यादा इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि वो तेजी से, सख्ती से और निर्णायक एक्शन ले उन पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो साफ तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान और उसके बाद भी गाली गलौज वाली, भड़काऊ या बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल करके। इसमें ऐसी सजाएं शामिल होनी चाहिए जिनका वाकई कोई मतलब हो, जो सच में और भरोसेमंद तरीके से रोक लगा सके, न कि सिर्फ नाम के लिए कुछ किया जाए। ईसीआई का प्रोएक्टिव रोल बहुत ही जरूरी है, ये पक्का करने के लिए कि सबको बराबर मौका मिले और चुनाव प्रोसेस की पवित्रता बनी रहे, जिसे अक्सर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातों से खराब कर दिया जाता है। मीडिया आउटलेट्स, जिनमें ट्रेडिशनल प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ साथ तेजी से बढ़ते डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं, उनकी एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर सेंसेशनलिज्म का सहारा लिए बिना रिपोर्ट करें या भड़काऊ और बिना सबूत वाली बातों को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर न दिखाएं। उनका फोकस हमेशा ठोस मुद्दों पर, पॉलिसी पर होने वाली बहसों पर और पॉलिटिशियंस को उनके शब्दों, कामों और वादों के लिए जवाबदेह ठहराने पर होना चाहिए, सख्त फैक्ट्स पर आधारित जर्नलिज्म के जरिए। इसके साथ साथ आम लोगों में मीडिया लिटरेसी बढ़ाने की मिलीजुली कोशिशें सिटीजन्स को इस काबिल बना सकती हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसे ठीक से परख सके, ताकि वो जिम्मेदार जर्नलिज्म और पक्षपात वाली रिपोर्टिंग या जानबूझकर फैलाई जा रही गलत इन्फॉर्मेशन में फर्क कर सके। आखिरकार पॉलिटिकल बातचीत का जो मौजूदा स्टैंडर्ड है वो पब्लिक की उम्मीदों और सहनशीलता का भी आईना है। सिटीजन्स को खुद मिलकर अपने चुने हुए नेताओं और पब्लिक ऑफिस में आने की चाह रखने वालों से बेहतर बर्ताव और बातचीत के स्टैंडर्ड्स की मांग करनी चाहिए। गाली गलौज वाली भाषा की जोरदार पब्लिक निंदा और साथ ही उन पॉलिटिशियंस का एक्टिव सपोर्ट जो लगातार सोच समझकर इज्जत से बहस करते हैं, ये सब मिलकर जमीनी स्तर पर पॉजिटिव बदलाव के लिए काफी दबाव बना सकते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी इसमें अहम भूमिका है। इस मुद्दे पर पब्लिक में जागरूकता बढ़ाने में, साफ सुथरी पॉलिटिकल बातचीत की वकालत करने में और जानकारी वाली और इज्जतदार नागरिक भागीदारी के कल्चर को बढ़ावा देने में। पॉलिटिकल बातचीत में तहजीब और मतलब वापस लाने का काम सिर्फ कोई सजावटी बात नहीं है या किसी पुराने, ज्यादा पोलाइट जमाने की याद नहीं है, बल्कि ये हमारे खास डेमोक्रेटिक मूल्यों को बचाने के लिए और हमारे इतने डाइवर्स देश में सामाजिक भाईचारा बनाए रखने के लिए भी एक बहुत जरूरी काम है। एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसमें आपसी इज्जत हो, जानकारी वाली और सोच समझकर की गई बहस हो और लोगों के सामने आने वाले असली मुद्दों को हल करने पर पक्का फोकस हो, वो अच्छी सरकार चलाने के लिए और देश की लंबे समय की भलाई पक्की करने के लिए बिल्कुल बुनियादी। एक मजबूत, जानदार और मिसाल कायम करने वाली डेमोक्रेसी के तौर पर इंडिया का फ्यूचर इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम सब मिलकर ऐसे कल्चर को कैसे बढ़ावा देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और हाँ, उसकी मांग करते हैं अपने लीडर्स से और खुद से भी।